हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हमने कंसेप्ट पढ़ा था। ये आपको बता दिया था कि वो जो लॉ है वो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है और बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अगर शायद आपको मिल जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय जितेश सर स्टडीज़। आई होप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट सर्च करके जा सकते हैं। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को, कंसेप्ट आज समझेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इसी न्यूटन सेकेंड लॉ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी जिनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहली बात देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है वो क्या है? F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये कहाँ से आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। ये बात तो आपने कब पढ़ ली थी? 9th में। तो सर अब नया क्या पढ़ रहे हैं, देखते जाओ। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसकी बात हो रही है? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया है वो है मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। भाई मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है? पी से। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल है किसके? एफ के। ये बराबर होता है फोर्स के, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि हम जानते हैं। वैसे तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? एक्सटर्नल फोर्स के। एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बॉडी में जो चेंजमेंट आएगा ना, वो किस डायरेक्शन में आएगा? डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम P इक्वल्स टू एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। P इक्वल्स टू होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम होता है। एंगुलर की बात हो जाए, मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में रोटेट करने लग रहा है तो फिर यहाँ पे साथ रेडियस और आ जाती है एम वी आर। ठीक है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब देखने में जितना आसान लग रहा है वैसे भी ये उतना ही आसान है। बस अगर आप कंसेप्ट को समझ जाएं तो फिर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना भाई। एग्जैक्टली ये सब हम सीख के करने क्या वाले हैं? आखिर हमें लास्ट में क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये अगर हम सीख जाते हैं कंसेप्ट बढ़िया से तो फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको आराम से वैसे ऐसे चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे, है ना। देखते हैं, अगर मोमेंटम का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए। देखो, इसको मैं ऐसे लिखूँ, अगर ये मोमेंटम का एक छोटा सा पार्ट है तो इसको लेने का एक ही रास्ता है, क्या लें? डी अपॉन टाइम का एक छोटा सा पार्ट क्या लें? dt। अब हम डिफरेंशिएशन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो dp अपॉन dt, और वो बराबर हो जाएगा किसके? फोर्स के। समझ पाए आप? मतलब हमने क्या किया, मोमेंटम का एक छोटा सा पार्ट लिया और टाइम का भी एक छोटा सा पार्ट लिया और वो बराबर हो गया किसके? फोर्स के। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना। ऐसे लिख सकते हो, देखो कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये तो बोल रहा है ना, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इस बात का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो अगर आपने A को बढ़ाया तो B भी बढ़ेगा, A को कम किया तो B भी कम होगा। अगर आपने फोर्स को बढ़ाया तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, या मोमेंटम को बढ़ाया तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि मोमेंटम में अगर कोई चेंजमेंट आया, मोमेंटम अगर बढ़ा तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मोमेंटम अगर कम हुआ तो फोर्स भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब मोमेंटम तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखना पड़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है।
मोमेंटम खुद दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है मास और दूसरी वेलोसिटी। पहला मास और दूसरी वेलोसिटी। मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास और एक वेलोसिटी। अगर मास बदल जाए तो भी मोमेंटम बदल सकता है, और अगर वेलोसिटी बदल जाए तब भी मोमेंटम बदल सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें मोशन में होती हैं। क्वेश्चंस में आपको कई बार ऐसा बोल देता है कि आपका मास है ना वो कांस्टेंट नहीं है। कई बार तो आपको सीधा सीधा देगा कि भाई आपके पास 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन कई बार आपको क्या बोलेगा, जो मास है ना वो स्पीड के साथ चेंज हो रहा है। एक्चुअल में होता यही है कि मास है वो स्पीड के साथ इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मास स्पीड के साथ बढ़ जाता है। कैसे, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मास मतलब अगर यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, ठीक है, तो अगर मेरा कुछ भी मास है, अगर अभी मैं दौड़ने लगूँ, बढ़िया लाइट की स्पीड से दौड़ने लगूँ, ठीक है, या थोड़ी कम स्पीड से, उसकी आधी स्पीड से भी दौड़ने लगूँ, तो मेरा मास है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे तो उसका मास बढ़ जाता है। तो इसी वजह से फिर मास कांस्टेंट नहीं रहा। और अगर मास चेंज हो जाए तो मोमेंटम तो चेंज होगा, क्योंकि मास पे भी मोमेंटम डिपेंड कर रहा है। हाँ, वेलोसिटी है उस पर तो डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब मास अगर आपका कांस्टेंट हो, देखो मास अगर आपका क्या हो, कांस्टेंट, मास अगर आपका कांस्टेंट हो जाए तो फिर कौन बचेगा, वेलोसिटी। तो अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर जो मोमेंटम है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करने लगता है, वेलोसिटी पे। लेकिन हाँ, 90 to 95% क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें मास आपका कांस्टेंट ही रहेगा, टेंशन मत लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको बोला जाए कि भाई मास कांस्टेंट नहीं है, मास स्पीड के साथ, टाइम के साथ बदल रहा है। अगर मास बदला तो मास पे भी फिर मोमेंटम डिपेंड करने लगता है। तो ऑल ओवर जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर न्यूटन सेकंड लॉ की माने तो उसके ऑब्जेक्ट के मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे फोर्स डिपेंड कर जाता है। सीधा सीधा इस बात का ये मतलब है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे फॉर्म में लिखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जिनमें आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ज़्यादातर केस में ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे भी होंगी जब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, तब आपको केवल इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब मास बदल रहा होगा तब। अगर मास नहीं बदल रहा, मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन जो भी होगा, एक्सेलेरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फिर फोर्स आपका किस पे डिपेंड कर जाएगा, सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेशन पे, अगर मास कांस्टेंट हो तब। लेकिन अगर मास भी साथ साथ बदलने लग रहा है तो फिर ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या होगी। देखो ये dp है, इसको मैं कैसे लिख दूं भाई, ये f वेक्टर, ठीक है। पहले तो इसको देखो, यहाँ पे मैं लिखूं f वेक्टर इक्वल्स टू, ये dp है, p की जगह क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा d mv अपॉन dt, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये क्या आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला बन रहा है भाई, m डॉट v। तो कैसे करते थे, पहले u को बाहर रख लो, v को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस फिर v को बाहर रख लो, u को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो देखो f वेक्टर इक्वल्स टू, पहले u को बाहर रख लो, m को बाहर रख लिया, और क्या हो गया dv अपॉन dt। फिर हमने बाहर रख लिया किसको, प्लस, अब इस बार v को बाहर रख लो, तो v डॉट dm अपॉन dt। समझ पा रहे हो। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ पे तो वेक्टर आना ही है। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। ये है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमेशा काम आएगा। जब ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, जब ये वाला फॉर्मूला फेल होगा, ये वाला फॉर्मूला जब फेल होगा तब भी ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, पास होगा, तब भी ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, पास होगा। समझ गए।
तो ये हमेशा वर्क करेगा, ये लगभग 90% केसेस में वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास अभी आ गया है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। आपको समझ आया न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। वैसे यहां से भी आप देख सकते हैं, देखो अगर dm/dt 0 हो जाए, मतलब dm/dt है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अरे यही तो है, dm/dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अगर आपका मास कांस्टेंट हो जाए तो dm/dt 0 हो जाएगा, क्योंकि मास में तो कोई चेंजमेंट आया ही नहीं। भाई ये क्या है? dv/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ पा रहे हो ना? तो यहां से अगर ये 0 हो जाए तो ये m और ये a, भाई f इक्वल्स टू फिर से क्या आ जाएगा? ma। यही तो बात समझाने का प्रयास है। भाई f इक्वल्स टू ma, मास तो ये रहा, और dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सलेशन। समझ पा रहे हो? अच्छा यहां से अगर देख लो, यहां से देखोगे तो भी एक ही बात है। खैर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बता देता हूं थोड़ा। एक तो हमने देखा f इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, पहली चीज तो हमारे पास यही थी। दूसरी चीज हमने देखी f इक्वल्स टू ma, ये होता है। तो इससे ये कैसे फाइंड आउट करोगे वो और देख लो। देखो सिंपल, ये चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये अभी रेस्ट में है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये चलने लगता है। इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? 0 ही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये चलता है और इसकी पोजीशन बदल जाती है, ये यहाँ पे पहुँच जाता है। इस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v होगी, और वो कुछ होगी, मतलब ये चल के जा रहा है, इस पर कुछ फोर्स लगा होगा तभी तो आगे गया, तो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर इसका इनिशियल मोमेंटम देखें, भाई अगर ये हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस सिचुएशन पे अगर इसका मोमेंटम देखा जाए इनिशियल, तो क्या होगा? भाई मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो m और वेलोसिटी तो इसकी u है, तो mv। ठीक है, अगर फाइनल मोमेंटम देखा जाए तो यहां पे देखो pf फाइनल क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। इस बार वेलोसिटी क्या हो गई? v, कैपिटल V। यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल u थी ना, इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब देखो हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो f इक्वल्स टू क्या लिखें? f इक्वल्स टू हम लिखेंगे भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टेकन टाइम, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप और आगे चलो तो देखो फाइनल मोमेंटम हमारा mv आया है, तो f इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mv माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा mu आया है, और अपॉन में आया है हमारे पास टाइम t। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो देखो f इक्वल्स टू m को अगर कॉमन ले लें बाहर, तो ये हमने m को लिया बाहर, और फिर अंदर यहाँ v बचता है, यहाँ u बचता है, तो v माइनस u अपॉन बचता है t। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस u अपॉन t। ये मोमेंटम का फॉर्मूला था, ये मोमेंटम का फॉर्मूला था। ये जो हमने नीचे लिखा ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू ma। भाई मास तो मेरा है ना, यहाँ पे मास तो मेरा है, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है a। तो ये हमने निकाला F इक्वल्स टू ma। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, हमने कुछ फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमें निकालना था चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो हमने रखा, हमने m बाहर लिया, यहाँ से बचा v माइनस यू अपॉन टी, और ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो f इक्वल्स टू ma। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। इसका डिफरेंशियल फॉर्म न्यूटन सेकेंड लॉ का मैंने आपको पहले बताया। ये आपको ये भी यहाँ डायरेक्टली भी करके दिखा दिया कि भाई कैसे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये आप 9th में पढ़ लेते हो, है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। भैया हमने क्या सीखा? हमने सीखा F इक्वल्स टू ma, ये हमने सीखा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे कैसे? बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। देखो
ये क्वेश्चन AIPMT के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ए प्लेयर टेक्स 0.1 सेकेंड इन कैचिंग ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल आती है जो 20 की वेलोसिटी से आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक आदमी उसको कैच करता है और उस बॉल का वेट मास उसको दिया हुआ है 150 ग्राम, ठीक है। सो द फोर्स इम्पार्टेड बाय बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ प्लेयर, तो प्लेयर के हाथ पे कितना फोर्स लगा, आपको फोर्स निकालना है। दो चीजें चाहिए, एक मास और एक एक्सेलरेशन। मास तो आपके पास है क्वेश्चन में गिवन, मास तो आपको दिया गया है 150 ग्राम, और इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ये मास है। लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको दी गई है, देखो फाइनल वेलोसिटी, अगर प्लेयर के हाथ में बॉल आई तो बॉल रुकेगी, स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आ रही है वो तो दे रहा है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो v की वैल्यू आपको दे रखी है, u की वैल्यू आपको दे रखी है, टाइम आपको दिया है क्या 0.1 सेकेंड, और क्या चाहिए आपको, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, तो v की वैल्यू आपके पास है 0 माइनस 20 अपॉन, भाई u हो गया ना 20, और टाइम है 0.1 सेकेंड, 0.1, तो इसको लिख देते हैं माइनस 20 अपॉन 1 और ऊपर कर देते हैं 10, ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब अपॉन में 10 करेंगे तो वो 10 कहाँ जाएगा ऊपर, भाई 0.1 सेकेंड है तो इसको सेकेंड में तो बदलना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया माइनस 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकाल लो फोर्स, अब तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, तो F इक्वल्स टू मास कितना आया, कितना दिया है, ये दिया है 150 अपॉन 1000, और इनटू एक्सेलरेशन आ गया आपके पास माइनस 200, 0 से 0 कैंसिल आउट, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 50 इंटू 2 कितना हो गया 30, तो माइनस 30 न्यूटन। दिस इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। यूज कर रहे हैं जो हमने सीखा है उसका, कहा था ना कंसेप्ट सीख लो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन ये है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है और उस पे लग रहा है एक फोर्स F, और आप क्या फाइंड करो, आप फाइंड करो एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली m मास का एक ऑब्जेक्ट है और उस पे F फोर्स लग रहा है और आपको एक्सेलरेशन बताना है, आपको इसका FBD ड्रा करना है। अगर जिनको नहीं पता कि FBD क्या है, वो मेरा पिछला वीडियो जरूर जा करके देखो, तभी उनको समझ आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में हम जिस पे फोर्स लग रहे हैं उनको हम क्या मानते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं, और फिर उन पे लगने वाले सारे फोर्सेज को देखते हैं। तो इस पे जो सारे फोर्सेज लग रहे हैं वो क्या है भाई, इस पे जो सारे फोर्सेज लग रहे हैं वो एक तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स mg लग रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटेशन, इसके वेट के बराबर, और ये एक सरफेस इस पे लगा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन n, ये हो रहा होगा। और इस मास पे और कोई फोर्स अगर लग रहा है तो आप मेरे को बताओ, हमें कोई ऐसा और कोई फोर्स नहीं दिख रहा। आप बोलोगे कि सर मास फोर्स लगा रहा होगा इस सरफेस पे, मास ने भी सरफेस पे n लगाया होगा, है ना भाई। अगर सरफेस ने मास पे n नॉर्मल रिएक्शन लगाया है तो इस मास ने भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, पर हम केवल उन्हीं फोर्सेज को काउंट करते हैं जो इस पे मास पे लग रहे होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं जब FBD बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे FBD बनाएंगे, देखो ये हमारा मास है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम एक पॉइंट मान लेंगे, बस छोटा सा पॉइंट, ये हमारा मास है ना, समझ गए, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, यही हमारा मास है, सब यही है। अच्छा, इस पे हमें तो क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल वर्ड बीच में कहां से आया भाई, हमें तो ये देखना है ना कितने एक्सेलरेशन से ये जा रहा है,
तो ऊपर की तरफ कोई मोशन कर रहा है क्या? क्या नीचे की तरफ कोई मोशन कर रहा है? तो ऊपर नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर जितना भी कर रहा होगा हमें कोई मतलब नहीं। हमारी तरफ से तो एक फोर्स लग रहा है, सिर्फ ये F, सिर्फ ये लग रहा है। अब फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, इसका मास क्या है, m। तो हमें पता है भाई ये दोनों फोर्स तो क्या हो गए होंगे, आपस में एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया होगा, डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, निरस्त कर दिया होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया, इसीलिए ना तो ये ऊपर गया ना ये नीचे आया, ये बिल्कुल सीधा गया। तो हम तो इस डायरेक्शन में देखेंगे, अपोजिट में कोई फोर्स लग नहीं रहा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। खत्म, दिस इज आवर आंसर। अगर अभी इस क्वेश्चन में मैं वैल्यूज रख दूं कि ये जो फोर्स है वो कितना है आपका 20 न्यूटन, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो 20 न्यूटन था, और इस मास की सच में कोई वैल्यू दे दूं 5 kg, अगर अब मैं पूछूं इससे मतलब आपका एक्सेलरेशन कि इस फोर्स पे कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो बात तो वही है भाई, इसका मास इंटू ग्रेविटेशन। तो मास 5 है और ग्रेविटेशन की वैल्यू 10 है, तो 50 नीचे की तरफ लग तो रहा है पर वो नॉर्मल के बराबर है, क्योंकि अभी भी इसकी मोशन कहाँ हो रही है, हॉरिजॉन्टल में हो रही है। अगर ये ऐसे चला जाता ना तब तो हम मानते कि ऊपर वाले फोर्स ने भी कुछ ना कुछ किया, पर अभी तो कुछ किया ही नहीं ना। ठीक है, तो फिर भी हम क्या रखते हैं, F इक्वल्स टू एम ए और A इक्वल्स टू F अपॉन एम। तो हम 20/5 करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, इसी सिचुएशन में एक चीज और कर दूं मैं, इसी सिचुएशन में हम क्या करें कि इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा देते हैं 50 न्यूटन, ये लो। अब बताओ हमें इसका एक्सेलरेशन कितना है, अब बताओ हमें इसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फोर्स तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे होंगे। सामने जो फोर्स लग रहा है वो F कितना है, 20 न्यूटन। FBD डायग्राम बनेगा इस बार इसका, है ना। तो ये F कितना है, ये तो 20 न्यूटन है। लेकिन बात ये है कि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और लग रहा है। हम इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब देखेंगे। ये हमारा क्या है, 5 kg, ये हमारा क्या है 5 kg, इसको हमने एक पॉइंट मान लिया है। इस 5 kg पे एक फोर्स उधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। बस यही दो फोर्स है मोशन की डायरेक्शन में। तो भाई फोर्स मोशन इधर हो रहा है हॉरिजॉन पे, हॉरिजॉन में तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले हमें मतलब नहीं, मोशन ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अब एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, ज़्यादा फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है, देखो इस इधर लग रहा है, ये इधर खींचने लग रहा है। तो ये इसको ऐसे खींच लेगा 5 kg मास के ऑब्जेक्ट को। तो मतलब इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मोशन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये गया किधर, ये इधर गया, वेस्ट में गया, तो इसको पॉजिटिव लो, दूसरे को नेगेटिव लो। ठीक है, तो अब इसको अगर आपको निकालना हो, देखो F इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। अब आपको क्या चाहिए, F नेट चाहिए, F नेट। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे फोर्सेज को जोड़ दो। भाई आपको निकालना है F नेट, तो क्या होगा F1 प्लस F2। अच्छा, F1 की वैल्यू कितनी है, अगर इसको आप F1 मान लो, इसको आप F1 मान लो, इसको आप मान लो F2। ठीक है, तो क्या होगा, देखो F1 आपका 50 है और कितना है, प्लस है कि माइनस, प्लस है, और F2 कितना है 20 न्यूटन, लेकिन माइनस 20 न्यूटन, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव लिया हमने। ठीक है, तो देखो कितना आ गया यहाँ से 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, रख दो यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स कितना आ गया 30 और इसका जो मास है वो है 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो 30 न्यूटन आया। F नेट कितना आ गया, F नेट ये आ गया 30 न्यूटन, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखो, जिधर ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है उस डायरेक्शन को आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। तो क्वेश्चन है देखो, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन n।
तो आपको एक तो एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको नॉर्मल रिएक्शन एन फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये आपका एम मास का ऑब्जेक्ट है और इस पर एफ फोर्स लग रहा है, तो हमारा तो वही है एफ बी डी बनाओ भाई। इसका सबसे पहले क्या बनाओ, एफ बी डी, ठीक है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत ज़रूरी है फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इस मास पे जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे राइट डाउन कर दो। इस मास पे एक तो नीचे ये मास पे कितने फोर्स, एक तो ये ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा होगा mg, ठीक है, एक इसके ऊपर ये सरफेस लगा रही होगी नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, ये लग रहा होगा n, ठीक है, एक ये जो यार ये जो फोर्स है ना तो ये वर्टिकल में लग रहा ना ये हॉरिजॉन्टल में लग रहा, ये तो बीच में लग रहा है। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब जिन जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखा है उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं पढ़ रखा उनको नहीं आएगी। तो इसका अगर यहाँ पे एंगल थीटा हो तो इधर क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, सीधी सीधी बात है। एफ बी डी बनाओ इसका, एफ बी डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम मास और इसके ऊपर जो फोर्स वर्क कर रहे हैं ये नीचे वाला और ऊपर वाला, इन दोनों फोर्सेज को तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मोशन तो अभी भी इधर कर रहा है। एक्सलरेशन तो इस डायरेक्शन में होगा ना, एक्सलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, अभी भी ये मोशन कहाँ कर रहा है आपको बता दिया जाए क्वेश्चन में, भाई ये मोशन है वो कहाँ कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे भाई, आपको तो फोर्स केवल कौन सा देखना है, इस डायरेक्शन में, तो वो तो केवल यही लग रहा है ना यहाँ पे, इस डायरेक्शन नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है एफ कोस थीटा लग रहा है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ कोस थीटा। तो ये हमने लिखा एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। क्या और कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि एफ तो उधर लग रहा था, इधर कौन लग रहा होगा एफ कोस थीटा, ठीक है, इधर कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, ठीक। अच्छा तो अगर आप देखो F इक्वल्स टू क्या होता है m में, F इक्वल्स टू m में, तो एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे फोर्स कितना है F कोस थीटा अपॉन में m, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या आ गया फोर्स F कोस थीटा अपॉन में मास m, ठीक है, सिंपल। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें निकालना हो, एक चीज़ हमने निकाल दी है ये, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें निकालना हो तब हमें ऊपर वाला और डाउनवर्ड्स ये दोनों फोर्सेज हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज देखो बैलेंस कर रहे होंगे, ये वाले मिलके इस एक को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो मोशन इधर हो रही है, समझ पा रहे हो। ये दोनों फोर्स मिलके इस एक को बैलेंस कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, अब इसको चाहे रिमूव कर दूंगा कहोगे तो देखो ये रहा। हॉरिजॉन्टल में तो केवल एक ही फोर्स लग रहा था, पर वर्टिकल में एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक ये देखो एन यहाँ से इस सरफेस से मास पे लग रहा है ना, और एक ये इसका कंपोनेंट है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल्स टू क्या होगा, एन इक्वल्स टू एन प्लस एन इक्वल्स टू नहीं एन प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल्स टू होगा मास इनटू ग्रेविटेशन, समझ पा रहे हो। और अगर हमें एन चाहिए तो हम लिखेंगे मास इनटू ग्रेविटेशन माइनस एफ साइन थीटा, ये आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसी डायरेक्शन के अंदर देखो मैं ये जो फोर्स था उसको अगर कर दूं 20 न्यूटन, इसी डायरेक्शन में अगर इस फोर्स को मैं कर दूं 20 न्यूटन, और ये जो एंगल है ये दे दूं आपको 37 डिग्री, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा हमारा एक फोर्स इधर से लग रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है वो है आपका 53 डिग्री, और ये जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं 50 न्यूटन, ठीक है। मोशन इसकी अभी भी इधर ही हो रही है, मतलब इसका एक्सलेशन तो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आप इसका एक्सलेशन और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करके बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या करें,
ये एक फोर्स लग रहा है और एंगल 37 है, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? अब इसको भूलो एक बार के लिए, इसको भूल जाओ। इस एम मास की भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, चलो इसको कर देते हैं 10 kg का, 10 kg मास है। जब सारी वैल्यू ले रहे हैं तो ये भी वैल्यू लेंगे ना, तो नीचे की तरफ तो mg लगेगा, मास इंटू ग्रेविटेशन, मास 10 है और ग्रेविटेशन भी 10 हो जाएगा, चलो ये तो अलग बात है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको फोर्स तो चाहिए ना कम से कम, तो भाई यहाँ पे जो 20 न्यूटन लग रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x कंपोनेंट और दूसरा इसका y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या होगा? 20 कोस 37 भाई f कोस थीटा, थीटा कितना है 37, और उधर f साइन थीटा मतलब 20 साइन 37। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डेफिनेटली आ रही होगी। अच्छा इधर से भी देखो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे, ना तो ये x में लग रहा ना ये y में लग रहा है, ये दोनों में लग रहा है। ध्यान से देखो, ये फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में। और थीटा किसके साथ है? देखो x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 50 न्यूटन फोर्स है ना, तो f कोस थीटा, तो 50 कोस 53 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 50 साइन 53 डिग्री। ये बात में आपको दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ये फोर्स था, इसके दो कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ये फोर्स था, इसके दो कंपोनेंट, एक तो x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं। सारे फोर्स लगभग आ चुके हैं, जो फोर्स लग रहे थे वो सब आ चुके हैं। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट मोशन अभी भी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मोशन अभी भी ऐसे कर रहा है। अब हमें निकालना है इसका एक्सीलरेशन, तो इसका FBD बनाओ भाई, FBD बनाओ। तो हमारे पास 10 kg है, ये है हमारा 10 kg, ये हमने लिखा बीच में 10 किलोग्राम, वैसे तो इसको एक पॉइंट मान के चलते हैं, तो ये 10 किलोग्राम हमारा एक पॉइंट हो गया ना। अब इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखो सबसे पहले, क्योंकि एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल की बात बाद में करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स तो लग रहा है 20 कोस 37, ये लग रहा है 20 कोस 37 डिग्री, ठीक है। क्या और कोई फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में? एक ये फोर्स भी लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। क्या डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। 50 कोस 53, तो एक फोर्स और भी इस पे लग रहा है 50 कोस 53 डिग्री। दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, F1 इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल की बात हमें अभी करनी नहीं है, वर्टिकल की बात जब नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये दोनों फोर्स हैं, तो F नेट निकालना पड़ेगा भाई। F नेट कैसे आता है? दोनों फोर्सेज को जोड़ दो। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ F नेट, तो डायरेक्शन तो दोनों की पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 20 इंटू, अब कोस 37, ये एक बड़ा फेमस सा ट्राइंगल है। अगर आपका एंगल 37 होता है तो इसके सामने क्या होता है? देखो 3, यहाँ पे होता है 4 और ऊपर की तरफ होता है 5, और ऐसे ही 53 अगर इसमें हो, अगर ये एंगल 53 हो तो ये हमेशा क्या होता है? ये होता है 4, ये होता है 3 और ये होता है 5। और आपको ये तो पता ही है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या आप यहाँ से जो कोस 30 की वैल्यू 37 है वो नहीं निकाल सकते भाई? कोस मतलब साइन और कोस, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो लिख दो 20 इंटू 3/5 प्लस, जोड़ना भी तो है दूसरे फोर्स को, F1, ये तो हमारा F1 हो गया ना, ये F1 और ये हमारा हो गया F2, तो दोनों को जोड़ दो, F1 प्लस F2, F नेट तो ऐसे निकालते हैं। F2 50 कोस 53, तो 50 इंटू कोस 53 कितना है? तो कोस निकालना है, देखो ये कोस है ना, तो कोस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वाला ट्राइंगल है जिसमें 53 है, ये आपका बेस है 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5, तो 3/5, ये हमने लिखा 3/5, ठीक है। तो ये आपके पास F नेट
इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस 3 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो वो ये आ जाएगा 42 न्यूटन। फोर्स आपके पास आ चुका है कितना, 42 न्यूटन। अब हम एक्सलेशन निकाल सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं। तो देखो F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन इक्वल्स टू होगा फोर्स अपॉन मास। हम उसी का यूज कर रहे हैं न्यूटन सेकेंड ला, F इक्वल्स टू ma। ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन की बात हो रही है, 90% क्वेश्चन के जो मैंने बताए थे कि वो इस पे ही बेस होंगे, ठीक है। तो देखो F अपॉन m, F कितना है 42, m कितना है, मास 10 kg है ना 10, तो एक्सलेशन आपके पास आ गया यहाँ से 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने एक्सलेशन निकाल लिया है, एक्सलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये है आपका एक्सलेशन, दिस इज आंसर। अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ जाए, मतलब पड़ जाएगा, पढ़ना ही है भाई, नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको और फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको परपेंडिकुलर फोर्स देखने पड़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन और लग रहा है ना, यहाँ पे एन और लग रहा होगा भाई, सरफेस भी तो इस ऑब्जेक्ट पे एन लगा रही होगी, वो मैंने तब नहीं दिखाया था, ठीक है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल से मतलब था, क्योंकि एक्सलेशन मेरा मोशन हो रही थी वो हॉरिजॉन्टल में हो रही थी। अब वर्टिकल की बात मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि ये एन मुझे निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको इधर वाले को थोड़ा सा रफ करता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी तो मुझे ज़रूरत है। ये कितना था भाई 50 न्यूटन था ना, तो 50 साइन 53 डिग्री ऐसे था ना ये। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि साइन 53 फिर से निकालना पड़ेगा उन्हें ट्राइंगल से, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते थे, शायद ले लिया होगा आपने, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार, और वो ट्राइंगल फिर से बना रहा हूँ क्योंकि उनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये हो गया 37, और एक ट्राइंगल जिसमें एंगल कितना है 53, तो इसमें सामने वाली हमेशा होती है 4, ये होती है 3 और ये होती है 5। इसमें सामने वाली हमेशा होती है 3, ये होती है 4 और ये होती है 5, ठीक है। हमारा मास है 10 kg, तो इस पे अपवार्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एफबीडी बना रहे हैं ना, देखो अपवार्ड डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, एक तो ये लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है मास इनटू ग्रेविटेशन, ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, और एक नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। ऊपर की डायरेक्शन में एक लग रहा है 20 साइन 37, ये लग रहा है 20 साइन 37, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक लग रहा है 50 साइन 53, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लग रहा है 50 साइन 53 डिग्री। समझ पा रहे हो, ये सब लग रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। देखो अब यहाँ से ये दोनों फोर्स इन दोनों फोर्स के बराबर होंगे, तभी तो इसकी मोशन ऐसे हुई थी बिल्कुल सीधी, नहीं तो ये ऊपर जाता या नीचे आता, डेफिनेट सी बात है भाई। ये दोनों फोर्स इन दोनों फोर्स के बराबर रहे होंगे, तो इन दोनों को बराबर रख दो, तो इसका मतलब हमारे पास, इसको मिटा दूँ यहाँ से, अब तो वहाँ पे बना ही लिया हमने। देखो यहाँ पे n प्लस 20 साइन 37 डिग्री इक्वल आ जाता है किसके, mg प्लस 50 साइन 53 डिग्री के, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये नॉर्मल बेसिकली है क्या, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो नॉर्मल प्लस 20 इंटू साइन 37, भाई यहाँ पे क्या होता है 4f परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। तो साइन 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 इक्वल हो गया किसके, मास इंटू ग्रेविटेशन। बताओ मास कितना है 10, और ग्रेविटेशन इंटू भी 10, ग्रेविटेशन भी 10, तो प्लस 50 इंटू साइन 53 में देखो तो परपेंडिकुलर 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, ठीक है, ये 10, और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 4। मतलब हमारे पास क्या आ गया, देखो n प्लस 12
इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस यह आ जाएगा 10 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 40, और इसको और आगे अगर आप सोल्व करोगे तो 140 तो हो ही गया, ये देखो 140 हो गया ना, और -12 तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 140 -12 इक्वल्स टू 140 में से 12 को माइनस कर दो 130 और 2 को और कर दो 128 न्यूटन। दिस इज आंसर। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, न्यूटन है, यूनिट है ना। तो इतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास आया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है देखो, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज, AIPMT 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT के अंदर। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालना है, क्या बोला आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट से जो फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। दो सरफेस अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको ये मिल जाए भाई, आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ये बड़ी बात है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F नेट अपॉन मास नेट। नेट मास कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 नेट मास। तो देखो यहाँ पे 3 मास हैं, 4 kg 2 kg 1 kg, ठीक है। तो टोटल नेट मास कितना हो गया, यहाँ से अगर नेट मास की बात करें तो टोटल नेट मास हो गया 4 + 2 + 1 मतलब 4 और 2 6 और 1 7 न्यूटन, ये हुआ ना। और जो फोर्स है टोटल वो कितना लग रहा है, वो तो क्वेश्चन में शो ही नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 40 न्यूटन शो किया गया था, कितना 14 न्यूटन। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा देखो हम फॉर्मूला को पुट करके और आंसर निकालते हैं, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं अभी, तो हम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखो फोर्स नेट फोर्स कितना है 14 अपॉन भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे की मैं बात करूंगा ना, पूरे एक सिस्टम की, अगर ये पूरा हमारा एक सिस्टम है तो इस पूरे पे केवल यही फोर्स वर्क कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर 7 इसका जो मास है वो 7 किलोग्राम, सॉरी कितना 7 किलोग्राम। तो देखो 14 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब बात करेंगे किसकी, कॉन्टैक्ट फोर्स की। ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं आया, अब निकालेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच। तो देखो ए बी पे एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स N, और बी भी ए पे एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स N। ये बात तो मानते हो आप भाई, ए बी पे नॉर्मल फोर्स N लगा रहा होगा और बी ए पे नॉर्मल फोर्स N लगा रहा होगा, ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो मैं अगर ए के लिए देखूं 4A, तो अगर ए के लिए FBD ड्रा करें, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ए को एक पॉइंट मान लो, तो ये हमारा पॉइंट है ए, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता हूं ए, और ए पे एक फोर्स तो कहां लग रहा है, उधर की तरफ, मतलब यहां से ऐसे लग रहा है ना 2 kg फोर्स, मतलब ये लगा रहा है N फोर्स, इधर से ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स इधर से लग रहा है 14 न्यूटन, आप देख पा रहे हो 14 न्यूटन। अगर टोटल डायरेक्शन को देखा जाए, देखो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, भाई मोशन कहाँ पे हो रहा है, उस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। तो एन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई अपने आप। तो क्या कर सकते हो, देखो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू ma करोगे ना, तो टोटल फोर्स ए पे कितना है। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, टोटल फोर्स ए पे कितना है, हॉरिजॉन्टल में कितना है। देखो एक तो 14 न्यूटन है, तो आपने लिखा 14 माइनस एक n है, ये दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, और F इक्वल्स टू ma मतलब भाई यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन तो ये आ ही गया, तो इसका मास कितना है, देखो इसका मास हमारे पास दिया गया है 4 kg, और एक्सेलरेशन हमारे पास आया है 2। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई। F इक्वल्स टू ma होता है,
ए के लिए F कितना है, इस पे नेट फोर्स कितना है, ए पे नेट फोर्स कितना है, 14 न्यूटन तो इधर से लग रहा है, वो तो सब पे सेम ही लगेगा, इस पे भी 14 लग रहा है, इस पे भी 14 लग रहा है, इस पे भी 14 लग रहा है, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो उतनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा, उतनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा, सबका एक्सेलरेशन बराबर है, इसका एक्सेलरेशन भी ए वेक्टर, इसका एक्सेलरेशन भी ए वेक्टर और इसका एक्सेलरेशन भी ए वेक्टर, सबका एक्सेलरेशन बराबर आएगा क्योंकि सेम फोर्स सब पे काम कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? अगर ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट खिसकेगा आगे तो सारे के सारे खिसकेंगे उसी एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन तो सबका सेम है। तो F इक्वल्स टू एम ए, टोटल फोर्स F नेट ये है, मास और एक्सेलरेशन हमारे पास आ ही गया है, ठीक है। तो इसका जो मास था वो हमने लिख दिया, और एक्सेलरेशन तो इसका भी यही है, इसका भी यही है, और इसका भी, और इस पूरे का भी यही है, एक्सेलरेशन तो सभी के लिए सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो हमें तो n निकालना है ना, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये 8 और ये 14 उधर जाएगा, अच्छा n को इधर ले आते हैं, इसको 8 को इधर ले जाते हैं, तो 14 माइनस 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कितना आ गया, n इक्वल्स टू 6 न्यूटन, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन, ये आपके पास आया है n, एंड दिस इज आंसर। तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा था और यही वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, यही वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब आपको जब भी पूछेगा तो नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा, टेंशन फोर्स का मतलब रस्सियां बंधी हुई है बीच में, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, उस पर स्क्रीनशॉट लो। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इस कंसेप्ट को समझना देखो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर क्वेश्चन इजी हो जाएंगे जो इस पे बेस होंगे। देखो आपके पास 3 बॉडी हैं, ए है, बी है और सी है, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है और तीसरी का मास m3 है, ये सभी एक स्ट्रिंग से बंधी हुई हैं। ये क्या है, इनके पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से बंधी हुई रस्सी, यानी रस्सी से बंधी हुई जब कोई चीजें होती है तो उनके बीच कौन सा फोर्स वर्क करता है, टेंशन फोर्स, ये आपको पता है। अच्छा, तो देखो इन तीनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन होगा भाई, तीनों ऑब्जेक्ट, अगर ये फोर्स इसको खींच रहा है भाई, 3 गाड़ियां पीछे बंधी हुई है, एक गाड़ी है रस्सी बांध के, दूसरी गाड़ी बांधी है, रस्सी बांध के तीसरी गाड़ी बांधी है, अगर आगे से कोई खींचने लग रहा है तो तीनों गाड़ियां एक साथ उसी वेलोसिटी से जाएंगी, समझ पा रहे हो, उनका सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी होगी, इसकी वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होगा वो इसकी में होगा और वो इसकी में होगा, समझ पा रहे हो। ये अगर ये धीरे चल रही है दोनों धीरे चलेंगी, और अगर ये तेज चल रही है दोनों तेज चलेंगी, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो इसका एक्सेलरेशन भी सेम है, अगर इसका एक्सेलरेशन ए वेक्टर मान लें और इसका एक्सेलरेशन भी अगर ए वेक्टर मान लें, और इसका मतलब मान लें क्या, अगर इसका एक्सेलरेशन ए वेक्टर मान लिया तो इसका भी ए वेक्टर होगा और इसका भी ए वेक्टर ही होगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या आप करोगे, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन में नेट मास, ये आपको जरूर रखना पड़ेगा याद। नेट फोर्स अपॉन में क्या लिख दिया, नेट मास। अब नेट मास यहां से कितना है, अगर देखा जाए, अगर यहां से आपको कोई बोले कि एक्सेलरेशन निकालो तुम कितना है, टोटल सिस्टम के लिए, पूरा एक सिस्टम है अगर, तो देखो मास हमारे पास क्या आ गया, नेट मास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, और फोर्स तो वो लग ही रहा है, नेट फोर्स तो वो एक ही फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई जब आपसे एक्सेलरेशन पूछे, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, मान लो पूछ लिया m1 और m2 के बीच टेंशन फोर्स और निकाल के बताओ, क्या पूछा, टेंशन फोर्स जो कि होता है T से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मुझे क्या करो कि टेंशन फोर्स निकाल के बताओ किसके बीच, टेंशन फोर्स निकाल के बताओ किसके बीच, m1 और m2 के बीच टेंशन फोर्स कैसे निकालें। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर टेंशन लग रही होगी, पर कहाँ, तो अम्ब्रेला रूल आपको बताया था, m पे बैठो, m1 पे बैठो, छाता खोलो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब यहाँ पे टेंशन कुछ ऐसे काम कर रही होगी, मान लेते हैं T1, और m2 पे बैठोगे तो टेंशन इधर काम कर रही होगी T1, ठीक है। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, पर आगे की हम बात नहीं कर रहे, m2 m3 के बीच की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं m1 और m2 के बीच टेंशन फोर्स कितना है, बस ये बता दो आप तो, ठीक है। तो क्या होगा,
भाई यहाँ पे इधर फोर्स काम कर रहा है T1, इधर भी फोर्स काम कर रहा है T1। तो एक किसी को भी आप स्टडी कर लो, अगर हम लेते हैं 4m1, अगर हम m1 को स्टडी करते हैं तो इसके लिए एक FBD तैयार करो, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो क्या होगा, m1 के ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, ये है आपका m1 और इस पे एक तो इधर इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है बता दो, फटाफट बता दो। ये F लग रहा है, ये F फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल में ये F। वैसे इस m1 पे नीचे एक फोर्स लग रहा है m1G, पर उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी मोशन की डायरेक्शन में ही नहीं है भाई, ना तो ये नीचे जा रहा ना ये ऊपर जा रहा, तो क्यों रखे उसको याद हम। हॉरिजॉन्टल में एक तो F फोर्स लग रहा है और एक फोर्स T1 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप देखोगे, देखो तो टेंशन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है क्या, T1। समझे इस बात को आप। तो आपके पास क्या होता है, F इक्वल्स टू M में, भाई यहां से देखो F इक्वल्स टू M में, तो फोर्स इक्वल्स टू, देखो फोर्स इक्वल्स टू M में होता है। फोर्स कितना है ये बताओ, m1 पे टोटल फोर्स कितना है, F नेट कितना है, T1 और F, तो ये हमने किया T1 और प्लस ये कर दिया F इक्वल्स टू M में। मास तो इसका m1 है, तो ये लिख दिया हमने m1। और एक्सेलरेशन बताओ कितना है, एक्सेलरेशन आपने निकाला a वेक्टर है, तो ये आपका a वेक्टर है। समझ पाए आप। अगर अब आपको T1 निकालना है तो आप कैसे करोगे, T1 इक्वल्स टू m a वेक्टर माइनस f वेक्टर। समझ पाए आप यहां से। इससे आप टेंशन फोर्स को निकाल पाओगे किसके बीच, T1 की वैल्यू आ गई, तो यही तो टेंशन फोर्स लग रहा है m1 और m2 के बीच। तो इस तरह से टेंशन फोर्स को निकाल सकते हो। ऐसे आपको पूछता और m2 और m3, तो देखो m2 से यहाँ पे लग रहा होगा T2 और m3 से यहाँ पे लग रहा होगा T2। अगर आपको T2 पूछ लिया जाए, T2 निकालो, तो आप m2 को स्टडी करो, आप m3 को स्टडी करो। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्या m1 पे कोई F फोर्स लग रहा था, क्या m1 पे कोई F फोर्स लग रहा था, m1 पे नहीं, ये फोर्स डायरेक्टली m1 पे नहीं लग रहा, ये फोर्स तो m3 पे लग रहा है। तो इसका मतलब m1 पे तो एक ही फोर्स काम कर रहा है अगर देखा जाए। देखो आप जरा टेंशन फोर्स, तो हमने तो ये फोर्स तो गलत ही शो कर दिया। अगर ये F फोर्स नहीं है, F इक्वल्स टू M में, तो टोटल हमारा तो भाई T1 इक्वल ही होगा ये तो सारा। भाई टोटल फोर्स इस पे तो एक ही लग रहा है, वो है बस T1। अच्छा, तो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू हमारे पास माइनस F लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि F तो है ही नहीं। अब हुआ ये करेक्ट। ये बात मैंने आपको यहाँ पे मिस्टेक करके क्यों समझाई, क्योंकि अब जो अगला कंसेप्ट हम देखने वाले हैं इसके अंदर ही देखो, अगर हमें ये निकालना होता m2 और m3 के बीच, m2 और m3 के बीच आप क्या फाइंड आउट करो, टेंशन फोर्स, तो फिर हम m3 को स्टडी करते। अब देखो m3 की बात, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस बार ये तो किसके लिए हो गया, m1 के लिए, ये तो m1 के लिए लिख ही रखा है खैर यहाँ पे 4m1। अब हम बात करेंगे m3 की। तो m3 के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो F m3 पे डायरेक्टली लग रहा है, देखो इस बार ढंग से देखो, m3 पे एक फोर्स लग रहा है F, ये देखो। एक m3 पे टेंशन फोर्स लग रहा है T2 अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख पा रहे हो, तो ये फोर्स आपका लग रहा है T2। ये दो फोर्स काम कर रहे हैं इस पे। एक डायरेक्शन को अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, क्योंकि ये हमारी मोशन की डायरेक्शन है, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू M में होता है, तो टोटल फोर्स कितना है T2। भाई ये फोर्स और ये फोर्स दोनों को जोड़ दो तो ये नेगेटिव होगा अपने आप ही, अगर वो पॉजिटिव है तो F माइनस T2 फोर्स, ये फोर्स हो गया हमारा टोटल जो m3 पे लग रहा है। टोटल फोर्स देख लिया हमने हॉरिजॉन्टल में। अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m3 है हमारा और एक्सेलरेशन तो सबके लिए बराबर है, जो कि आ जाएगा m में a वेक्टर, ठीक है, ये भी f वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमें अब T2 की वैल्यू चाहिए, भाई m2 और m3 के बीच टेंशन फोर्स कितना है T2, देखो ये T2 ये T2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो m3 को आपको स्टडी करना है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये F उधर जाएगा, या T2 को उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो देखो F वेक्टर माइनस m3a, ये आपके पास टेंशन फोर्स आ जाएगा किसके बीच, बिटवीन m2 एंड m3। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लो,
कंसेप्ट हो गया, फिर क्वेश्चन करेंगे। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 5 kg एंड 10 kg। आपको टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। ये देखो 5 kg, ये देखो 10 kg। सबसे पहले एक्सलेशन निकाल लो, चाहिएगा अपने को। तो देखो एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सलेशन इक्वल्स टू फोर्स नेट अपॉन मास नेट, ये लगाना है आपको। फोर्स नेट कितना है, नेट फोर्स देखो भाई, उधर 20 है इधर 10 है, तो 20 माइनस 10। भाई अगर आपकी ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी अपने आप। 20 माइनस 10, तो टोटल कितना बचा 10 अपॉन नेट फोर्स निकालना आता है ना यार, F1 प्लस F2। ये माइनस डायरेक्शन में है तो ये माइनस 10 न्यूटन होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। वो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मोशन उधर हो रही है भाई, इधर से कम फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है, उधर ज़्यादा लग रहा है, तो वो खींच के ले जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नेट मास कितना है, 5 प्लस 10 प्लस 20, 10 और 20 30 और 5 25, मतलब 35। सॉरी, इस मास को थोड़ा छोटा करेंगे यार, है ना। इसको 2 to 1 कर देते हैं। ये आपका हो गया 2, ये भी हो गया 2 और ये हो गया 1। इसको 2 to 1 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं 2, और यहाँ पे भी कर देते हैं 2। ठीक है, 2 and 2 kg, 2 kg and 2 kg। ठीक है, अब बताओ नेट मास कितना हो गया, 2 + 2 + 1 5 kg। ये देखो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर आपके पास तो ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो एग्जाम में, हमारे पास तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम वैल्यू कैसे चेंज कर लेंगे। अभी तो आपको समझाना है ना यार, बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे, है ना। वो तो आपको देखना है, आप देखना वहाँ पे कैसे देखते हो। देखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं साथ थोड़ी जाऊँगा एग्जाम देने, मैं तो नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है। हमें निकालना है टेंशन फोर्स, किसके बीच, 2 kg एंड 2 kg के बीच। ये आपका 2 kg, ये 2 kg। बताओ टेंशन फोर्स कहाँ काम करता है, यहाँ से आउटसाइड और यहाँ से आउटसाइड। अगर ये फोर्स क्या है, टेंशन T बस, और ये भी फोर्स क्या होगा, टेंशन T, क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग अभी तक सेम है, बदली नहीं। वहाँ जाओगे तो टेंशन अलग हो जाएगा T1, वहाँ जाओगे तो और अलग हो जाएगा, कि जैसे जैसे रस्सी बदलती जाएगी टेंशन बदलता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 2 kg के लिए देख लेते हैं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस पे 2 kg पे डायरेक्टली। देखो ये हमारा 2 kg, और इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो उधर लग रहा है T, एक फोर्स तो ये लग रहा है T। ठीक है, एक फोर्स इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन। ये देखो एक फोर्स इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन। सीधा सीधा है ना, ये सब तो सीधा है बिल्कुल। भाई उधर T लग रहा है, इधर 10 लग रहा है। हमें क्या निकालना है, T की वैल्यू निकालनी है। ऐसे तो सीधा सीधा 10 न्यूटन हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा, नेट फोर्स। भाई नेट फोर्स निकालना पड़ेगा ना। आपको पता है कि F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास नेट और इनटू एक्सेलरेशन। अरे यही तो होगा। तो F नेट इसके लिए कितना है बताओ, इसके लिए F नेट कितना है भाई। एक तो ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इस डायरेक्शन को आप मान रहे हो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को आप मान रहे हो नेगेटिव। यहाँ पे देख लो आप, तो यहाँ पे ये T और -10, ये तो नेट फोर्स हो गया 2 kg के लिए, यही तो हुआ। अच्छा मास नेट कितना हुआ, मास तो इसका 2 ही है, बेचारे का क्या मास नेट होगा। ये तो इस पूरे सिस्टम के लिए था ना मास नेट, तो हमारे पास 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे कर दो, मास 4, ये अगर मास 1 था तो m1 और इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था हमारे पास, देखो 5, तो इंटू में कर देते हैं 5। F इक्वल्स टू m में कर दिया हमने। अच्छा देखो क्या हो गया, यहाँ से 10 और 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा। टेंशन की इक्वल्स वैल्यू आएगी 1 न्यूटन। भैया 10 कैंसिल आउट कैसे होंगे यार, ये 10 माइनस का है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 20 आएगा, सॉरी। तो T इक्वल्स टू 10 + 10, तो T इक्वल्स टू आ जाएगा 20 न्यूटन। अभी गलती करने पे कमेंट्स हैं, उसके अंदर वैसे आप चाहे कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन मिस्टेक होते ही ज़रूर से आते आप, है ना। ये क्या कर दिया, देखो T इक्वल्स टू 10 + 10, T इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। -10 उधर गया, -10 उधर गया, और ये 5 × 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो।
नेक्स्ट कंसेप्ट है देखो फोर पुली सिस्टम। अब पुली की बात करेंगे, ऐसे बहुत बात कर लिया सीधे सीधे रख के। तो सिंगल फिक्स्ड पुली है इसको कहा जाता है। तो इसके लिए आपको एक्सलेशन और टेंशन निकालना है। M1 के लिए पूछ सकता है, M2 के लिए पूछ सकता है, पुली के लिए पूछ सकता है। तो या तो आपके पास रास्ता क्या है, जैसा कि आप जानते हो होता क्या है कि एक्सलेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स। एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन आप रख दो नेट मास। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ये रख दो, एक्सलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये मास तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये पुली ऐसे घूमेगी, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो इसका मतलब एक्सलेशन इस पे तो ऊपर की तरफ काम करेगा। तो जो एक्सलेशन है वो यहाँ पे काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये पुली नीचे जाए तो एक्सलेशन यहाँ से नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। एक्सलेशन की डायरेक्शन बदल जाएंगी। तो एक्सलेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अच्छा, M1 पे नेट फोर्स, यहाँ पे देखो एक फोर्स क्या लगेगा, M1G। भाई यहाँ पे डाउनवर्ड्स ग्रेविटी की वजह से इसके मास के बराबर फोर्स तो लगेगा, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, M2G। इसके मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड्स तो वर्क कर रहा होगा। टेंशन फोर्स की अगर बात करोगे, टेंशन फोर्स, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी जो फोर्स वर्क कर रहा होगा क्या होगा, टेंशन फोर्स T। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे निकालें, नेट फोर्स कैसे निकालें। देखो यहाँ पे इस पे फोर्स कितना है, M1G, इस पे कितना है, M2G। अगर किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, मोशन की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है, तो इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। तो दूसरी डायरेक्शन, भाई मूवमेंट इधर हो रहा है ना नीचे की तरफ, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट फोर्स कैसे आ जाएगा, देखो एक्सलेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो ये अगर आपका F1 है तो ये F2 मान लेते हैं, F1 माइनस F2। तो F1 कितना है, M2G, M2G माइनस M1G। भाई नेट फोर्स कैसे निकाल लो, F1 प्लस F2, माइनस आ गया तो F1 F2 माइनस F1। तो ये अगर आपका F2 है तो ये आ जाएगा F2, और ये F1 है तो M1G। भाई नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। नेट फोर्स तो आ गया। ठीक है, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। अपॉन नेट मास, इसका मास M1, इसका मास M2। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे M1 प्लस M2। यहाँ से जो कॉमन आने वाली चीज़ है वो ग्रेविटेशन है, तो एक्सलेशन इक्वल्स टू G, और यहाँ पे आ जाएगा M2 माइनस M1, और अपॉन आ जाएगा M1 प्लस M2। समझ पा रहे हो? ठीक है, आसान है, एक्सलेशन को निकालना आसान है। सीधा आप ये फॉर्मूला याद रख लो। अब दो मास आपके पास कुछ इस तरह से अगर सिंगल फिक्स्ड पुली के अंदर लटके हुए हों तो उसका एक्सलेशन अगर आपको पूछे सिस्टम का, तो आप ऐसे बता सकते हो। एक्सलेशन दोनों के लिए सेम होगा, हाँ डायरेक्शन का डिफरेंस होगा, इसके लिए नेगेटिव आएगा, इसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो जो मास भारी है उसकी तरफ। दूसरा क्या है, आपको टेंशन फोर्स भी निकालना है। टेंशन फोर्स के लिए सीधा फॉर्मूला होता है, देखो कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, T इक्वल्स टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इनटू में होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टेंशन फोर्स के लिए। ये लर्न करने वाली बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड एक्सलेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको एक्सलेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन इन स्ट्रिंग। अभी अभी दोनों के फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे। देखो टेंशन का फॉर्मूला ये डायरेक्ट आपको बताया, मैं यहाँ से बिना इस फॉर्मूले के भी आपको टेंशन निकाल के यहाँ पे बताऊंगा, और फॉर्मूले में भी दोनों सेम आएंगे। देखो आंसर करते हैं। तो अभी हमने एक्सलेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और इनटू में था ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी ड्राइव किया है, उस फॉर्मूले से सीधे ही देखिए वैल्यू रख रहे हैं हम। तो एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M2 हमारा ये है, M1 हमारा ये है, तो 10 माइनस 5। ठीक है, तो 10 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 5, और M1 प्लस M2 यानी 5 प्लस 10 15 आ जाएगा, 15, और इनटू में क्या आ जाएगा, G। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सलेशन इक्वल्स टू G अपॉन 3। भाई 5 1 जा 5 और 3 जा 15,
तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g/3। ठीक है, अब टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। टेंशन है वो कितना आएगा इस स्ट्रिंग का, टेंशन है वो टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा यहाँ से भी ऊपर की तरफ, ये तो आपको पता ही है। स्ट्रिंग चेंज हुई नहीं है तो सभी की टेंशन है वो सेम ही है पूरी स्ट्रिंग की। अच्छा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, स्मूथ है, ये मान के चलते हैं। जब आपकी जो ये स्ट्रिंग है वो स्मूथ नहीं रहेगी तब अलग कंसेप्ट हो जाएगा, है ना, लेकिन अभी तो स्मूथ है। तो जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी टेंशन भी चेंज नहीं होगी। फॉर्मूला है देखो 2m1 m2, तो t इक्वल्स टू 2m1 कितना है 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है 5 प्लस 10 हो जाएगा 15, और इंटू में क्या है देखो g है, कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, और 100 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 15, और इंटू जी की वैल्यू भी रख देते हैं। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ये हो जाएगी जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से 5 1 जा ये 5 3, और ये आ जाएगा देखो कितना यहाँ से 2। ओके, तो 200/3 हमारे पास क्या आ गया देखो, टेंशन कितनी आ गई, टेंशन कितनी टेंशन आ गई हमारे पास, टेंशन है ना, टेंशन वो वाली टेंशन नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल भी टेंशन नहीं आई है। जो क्वेश्चन के लिए टेंशन फोर्स आया वो क्या है 200/3। ओके, न्यूटन। समझ पा रहे हो, ये हमने फॉर्मूला से किया। एक्सेलरेशन तो आ ही गया आपका, ठीक है, ये तो सीधा सीधा हमने वैसे ही आपको ड्रा करके बताया था। ऐसे कर लो, देखो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा 5g लग रहा होगा, नीचे कितना लग रहा होगा 5g, यहाँ पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा 10g। बताओ मोशन कौन सी डायरेक्शन में, नीचे नेट फोर्स कैसे निकालोगे भाई, ये फोर्स कितना है 10g, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितना है 5g, तो 10g माइनस 5g करोगे तो वही यहाँ पे देखो 10 माइनस 5 करोगे तो 5 और g आना वही है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो टेंशन और निकाल के बताता हूँ दूसरे मेथड से। जो एक्सेलरेशन आया था उसको साइड में लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या आया था हमारे पास g/3, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया था। ठीक है, देखो यहाँ से m1 के लिए निकाल लो चाहे m2 के लिए निकाल लो, दोनों के लिए टेंशन तो t है, तो ये टेंशन इसके बराबर आनी चाहिए, किसी के लिए भी निकालो, दोनों के लिए जब निकालोगे तो हम यहाँ पे m1 को मान लेते हैं m1। तो m1 के डाउनवर्ड्स जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना कर रहा है देखो 5g, और अपवर्ड जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है टेंशन फोर्स। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो हमारे पास क्या होता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है इसका, तो भाई हमारे पास क्या होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। फोर्स कितना हो गया, तो अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ वाली पॉजिटिव है भाई, ये ऐसे जाएगा ना ऊपर, भाई वो भारी है तो वो नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कितना कर देते हैं, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये नेगेटिव हो गई अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ t माइनस 5g, इसमें कोई दिक्कत नहीं t माइनस 5g करने में। अच्छा, इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू एम ए, मास कितना है देखो m1 की वैल्यू कितनी है 5, और एम ए एक्सेलरेशन कितना आया था देखो g/3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया g/3। इस 3 को कैसे हटाएं, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t माइनस कितना हो जाएगा 15g, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो 5g, 3 हट गया। अब ये 15g उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 20g आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा 3t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके 20g। अच्छा, g की वैल्यू कितनी है रख दूँ यहाँ 10, हम मान के चल रहे हैं कि g की वैल्यू कितनी है 10 है। तो देखो अब t इक्वल्स टू क्या है आपके पास, t इक्वल्स टू भाई 3 अपॉन में जाएगा तो 200/3, 200/3। क्या टेंशन सेम आया, जब हमने फॉर्मूला से किया तब भी 200/3, जब हमने एक मास को लेके किया, इस मास को लेके कर लेना, इस मास को लोगे देखो नीचे की तरफ 10g लग रहा है फोर्स, ऊपर की तरफ t लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस, अब t माइनस नहीं होगा इस बार t प्लस 10g आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन या फिर माइनस टी, एक को तो माइनस लेना पड़ेगा ना भाई, अगर ये 10g वाली डायरेक्शन तुम पॉजिटिव लोगे तो माइनस टी, तो 10g माइनस टी, स्क्रीनशॉट लो करके ही बता देता हूँ। देखो हमारा मास क्या है m2 10g, ये हमने लिखा 10 kg, 10g क्या है 10 kg है ये, है ना,
10 kg। अच्छा 10 kg के डाउनवर्ड्स एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन की वजह से 10g, ये फोर्स लग रहा है ना भाई, मास इंटू ग्रेविटेशन। अच्छा ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, जो कि कितना लग रहा है, T लग रहा है। अब नीचे वाली डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो T तो नेगेटिव हो गया अपने आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो -T और प्लस 10g और इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, मास कितना है 10 है और इंटू एक्सलेशन कितना है g/3, g/3। 3 को हटाना है तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो -3t प्लस 30g है ना, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10g, 3 हट गया, ठीक है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये 30g को उधर ले जाओ और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3t इक्वल्स टू, ये 30g उधर जाएगा तो 10 - 30 कितना बचेगा बताओ, 20 बचेगा, और 20 और इंटू जी की वैल्यू 10 और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस से माइनस तो हम कैंसिल आउट कर ही देंगे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 यहाँ से आके इधर आ जाएगा, तो t की वैल्यू फिर से देखो क्या आ गई 200/3। मतलब चाहे तो आप फॉर्मूले से निकालो, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको, ये सीधा फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो या तो आप किससे निकालो फॉर्मूला से, या फिर सीधा ऐसे एक मास को लो, दूसरे मास को लो, उनके लिए निकालो, 3 मास है तो तीसरे के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है ये हमने समझ लिया है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अभी तक पुली के अंदर जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो स्मूथ है। अब ऐसा भी आएगा कि जो पुली के अंदर स्ट्रिंग है वो स्मूथ ना होकर के रफ होगी, ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए भी जो टेंशन है वो चेंज होगी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर ही जो बेस होंगे। आज तो सारे क्वेश्चन हमारे F=ma पे सोल्व हो गए, आज तो सारे क्वेश्चन हमारे पास जितने भी थे वो F=ma के ऊपर सोल्व हो गए, लेकिन आगे अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो F=ma पे सोल्व नहीं भी होंगे, तो उनकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।